ये दोस्तों, वेलकम है आपका फैक्ट यूनिवर्स में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। ये है वो पॉडकास्ट जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो आती है क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स और ट्रस्टेड सोर्सेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्रोतों के जरिए उस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने मध्य पूर्व को काफी हद तक हिला दिया है। मेरा मतलब है 13 जून 2025 को शुरू हुआ इजराइल और ईरान के बीच का सीधा सैन्य टकराव। ये कोई प्रॉक्सी युद्ध नहीं बल्कि एक सीधी भिड़ंत है और अब तो अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से ये समझना कि असल में हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए इस पूरी स्थिति की परतें खोलते हैं। तो ये जो सीधी लड़ाई शुरू हुई, इसकी एकदम तात्कालिक वजह क्या बताई जा रही है? हाँ, देखिए, जो एकदम फौरी वजह दिखती है वो है 12 जून की एक रिपोर्ट। आईएईए मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उन्होंने ईरान के परमाणु समझौतों के उल्लंघन पर एक काफी तीखी रिपोर्ट जारी की। और ये ठीक उसी वक्त हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई 60 दिन की जो परमाणु समय सीमा थी वो खत्म हो रही थी। अच्छा, तो टाइमिंग बहुत अहम थी। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, एक गहरा संदर्भ भी है। ईरान की जो पारंपरिक प्रॉक्सी ताकतें थीं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला या गजा में हमास, वो 2024 के संघर्षों में काफी कमजोर हो गई थी। हाँ, ये बात सही है। तो शायद इससे ईरान के पास सीधा जवाब देने के अलावा विकल्प कम बचे थे। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ये पहली बार जब ईरान और इजराइल सीधे सैन्य तौर पर आमने सामने आए हैं। ये वाकई में अभूतपूर्व है। तो प्रॉक्सी कमजोर हुए, आईएई रिपोर्ट आई और फिर 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। इसका स्केल और निशाना क्या था? जी हाँ, ये इजरायली इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। बहुत बड़ा। 200 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स, जिनमें वो एडवांस्ड F-35I स्टेल्थ फाइटर्स भी थे, उन्होंने ईरान के करीब 100 ठिकानों पर 330 से ज्यादा हथियार गिराए। 100 ठिकाने? बाप रे। हाँ, और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ईरान के परमाणु ढांचे की कमर तोड़ना और उसकी मिलिट्री कमांड को खत्म करना। और नतीजे ईरान के लिए बहुत गंभीर रहे। नातांज में जो जमीन के ऊपर न्यूक्लियर इनर्चमेंट फैसिलिटी थी, वो तो पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन शायद इससे भी बड़ा झटका था ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप का सफाया। हाँ। एक ही दिन में IRGC मतलब ईरान के जो शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामा, फिर सेना प्रमुख मोहम्मद बघेरी, एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजीजादे, ये सब मारे गए। और साथ में 14 बहुत अहम परमाणु वैज्ञानिक भी। ओह, ये तो मतलब सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ये संस्थागत ज्ञान, वो जो एक्सपर्टीज होती है, उसका नुकसान है। इसे दोबारा बनाने में ईरान को सालों लग सकते हैं, शायद दशक भी। समझ सकती हूँ। इतना बड़ा झटका लगने के बाद ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया है ना? हाँ, ईरान ने फौरन जवाब दिया और जोरदार जवाब दिया। 13 जून से लेकर अब तक इजराइल पर 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। 1000 से ज्यादा। 1000? जी। इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, मतलब आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज, और बैलिस्टिक मिसाइलें भी। और इन्होंने तेल अवीव, हाइफा जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया। जैसा आपने कहा, 1979 के बाद ये पहला मौका है जब इजरायली जमीन पर इतने सीधे और लगातार हमले हुए हैं। और वो अस्पताल वाली घटना, वो भी काफी चिंताजनक बताई जा रही थी। हाँ, वो 19 जून को बिरशेबा का सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानबूझकर क्लस्टर हथियारों से किया गया हमला था। ये वो हथियार होते हैं जिनमें छोटे छोटे कई बम होते हैं जो बड़े इलाके में फैलते हैं। इसमें 71 लोग घायल हुए और अस्पताल को बंद करना पड़ा। इसे टारगेटिंग में एक खतरनाक बढ़त या एस्केलेशन माना जा रहा है। इजराइल ने तो ईरान के सर्वोच्च नेता को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने की धमकी भी दी इसके बाद। और फिर इस सब में अमेरिका की एंट्री हुई। 21 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे हमलों का आदेश दे दिया। बिल्कुल। अब ये मामला और बढ़ गया। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फोर्डो में, जो जमीन के बहुत नीचे बनी परमाणु फैसिलिटी है, उस पर हमला किया। उन्होंने 30,000 पाउंड के बंकर बस्ट बॉम्ब गिराए। ये बहुत भारी बॉम्ब होते हैं जो जमीन में गहरे घुसकर मजबूत ठिकानों को तबाह करते हैं। और बताया जा रहा है कि ये इन बमों का पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल था। पहला इस्तेमाल? अच्छा। जी। और साथ ही पनडुब्बियों से इस्फहान और नातांज पर टोमाहोक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। ट्रंप का तो दावा था कि ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं।
तो अब ये सिर्फ इजराइल ईरान का झगड़ा नहीं रहा, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति सीधे तौर पे शामिल हो चुकी है। और इसकी प्रतिक्रिया भी तुरंत आई। इराक के मिलिशिया ग्रुप्स ने धमकी दी, यमन के हूतियों ने इसे युद्ध की घोषणा कहा। इस पूरे टकराव का, इन हमलों और जवाबी हमलों का इंसानी पहलू क्या है? कितने लोग प्रभावित हुए हैं? और क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम वाकई खत्म हो गया है? देखिए, मानवीय कीमत तो काफी ज्यादा है। ईरान में रिपोर्ट्स के मुताबिक 430 से 639 लोगों की मौत हुई है और इनमें 90% से ज्यादा आम नागरिक बताए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। तेहरान से तो लाखों लोग डर के मारे शहर छोड़कर जा रहे हैं। एक बड़ा पलायन हो रहा है। इजराइल में भी 24-25 मौतें हुई हैं और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और परमाणु कार्यक्रम का क्या हुआ? क्या वो सच में नष्ट हो गया? जहां तक परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, इन हमलों ने ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। नातांज, इस्फहान, फोर्डो ये सब निशाने पर रहे। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी, उनका आकलन है कि क्षमता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है अगर पूरी तरह नष्ट नहीं हुई तो। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, एक पेच है। वो क्या? वो ये कि भले ही फौरी तौर पर उनकी क्षमता खत्म हो गई हो या बहुत कम हो गई हो, ये हमले शायद ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के इरादे को भविष्य के लिए और मजबूत कर दें, खासकर तब जब कूटनीति के बातचीत के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। तो इतनी तबाही हो रही है, फिर भी कूटनीति क्यों नाकाम हो रही है? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, कूटनीति इस वक्त तो पूरी तरह विफल दिख रही है। युद्ध विराम की जो कोशिशें हुई वो नाकाम रहीं क्योंकि दोनों पक्षों की मांगें बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विपरीत। ईरान कह रहा है कि हमले के दौरान बातचीत नहीं होगी, जबकि इजराइल परमाणु कार्यक्रम के पूर्ण खात्मे की मांग पर अड़ा है। जिनेवा में 20 जून को बातचीत हुई भी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही, खासकर जब ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर दी। बिना शर्त आत्मसमर्पण, ये तो बहुत बड़ी मांग है। जी हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हिजबुल्लाह इस टकराव से ज्यादातर बाहर रहा है। शायद 2024 में जो उन्हें नुकसान हुआ था उसकी वजह से वो अभी सीधे शामिल नहीं होना चाहते। और हाँ, आर्थिक असर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, कई एयरलाइंस ने उस इलाके में अपनी उड़ानें रोक दी हैं। तो इन सब जानकारियों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम किस मुकाम पर खड़े हैं? आगे क्या हो सकता है इसका? क्या लगता है? जो स्रोत हमारे सामने हैं वो एक बहुत मुश्किल और शायद लंबे संघर्ष की तस्वीर पेश कर रहे हैं। कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद हैं, दोनों तरफ से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ईरान की परमाणु क्षमता को हाँ, फौरी तौर पर तो बड़ा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उनके नेतृत्व और वैज्ञानिकों का सफाया हुआ है, उसका बदला लेने और भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने का उनका संकल्प शायद और मजबूत हो जाए। तो ये मामला और बिगड़ सकता है। बिल्कुल, ये मध्य पूर्व को दशकों तक प्रभावित करने वाली घटना बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये टकराव यहीं सीमित रहता है या फिर कोई और बाहरी ताकत इसमें कूदकर इसे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और ये इस क्षेत्र की सुरक्षा को लंबे समय तक आकार देगा, ये तय है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का यही था एंड। आपका क्या कहना है आज की डिस्कशन पर? हमें जरूर बताएं, हमें आपकी ओपिनियन सुनना पसंद है। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। हमें उम्मीद है कि आपको मजा आया। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और उससे हमें बेहतर करने में मदद मिलती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम और ग्रो कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।